नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सवाल यही कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। राजस्थान के साथ साथ देश की विधानसभाओं में राष्ट्रपति के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। 21 को परिणाम आ जाएंगे, लेकिन बात राजस्थान के उन विधायकों की जिनके वोटों को लेकर हर किसी के जहन में सवाल कि वो पार्टी की सुनेंगे या समाज की सुनेंगे। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 200 में से 25 सीटें एसटी वर्ग के लिए रिजर्व है। वहीं 6 सामान्य सीटों पर भी एसटी वर्ग के विधायक जीते हुए हैं। ऐसे में 200 में से 32 आदिवासी विधायक कह सकते हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास 17 एसटी के विधायक, बीजेपी के पास 9, बीटीपी के पास 2 विधायक हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश हुड्डा हैं, रमीला खड़िया हैं, कांति मीणा हैं, रामकेश मीणा हैं और लक्ष्मण मीणा, ये निर्दलीय आदिवासी विधायक हैं। सवाल यह है कि क्या इन विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया होगा या फिर कांग्रेस के 17 विधायकों ने पार्टी की सुनी होगी। साथ ही जो 5 निर्दलीय आदिवासी विधायक जिनका समर्थन कांग्रेस के साथ रहा, क्या उन्होंने भी यशवंत सिन्हा को वोट दिया होगा। सवाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता और किसी को वोट दिखाना भी नहीं होता। तो क्या इस चुनाव में उलटफेर हो सकता है? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति यानी कि देश के सर्वोच्च नागरिक, उसका चुनाव हो रहा है। आज देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए वोटिंग हुई है। सांसदों और विधायकों ने मतदान किया है। दिल्ली में जहां संसद भवन में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केंद्रीय मंत्रियों और राजस्थान के सभी सांसदों ने वोट डाला है, तो वहीं राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री गहलोत ने सबसे पहले मतदान किया और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने वोट डाले। कुल मिलाकर कहा जाए तो 198 विधायकों ने वोट डाला है। बीटीपी विधायक राजकुमार रोत और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा वोट नहीं डाल पाए। आपको बता दें कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है, तो साझा विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। 21 जुलाई को काउंटिंग होगी। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि 24 जुलाई को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने जब वोट कास्ट किया उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट कास्ट किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वोट कास्ट करने के लिए पहुंची, क्योंकि किसी को वोट दिखाना नहीं है, व्हिप लागू होता नहीं, इसलिए बार बार अंतरात्मा की आवाज को लेकर वोट डालने की बात कही गई। लेकिन एक आंकड़ा जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा गया, आदिवासी इलाके से आती हैं, महिला शिक्षा को लेकर उन्होंने काफी काम किया है और इसके जरिए आप ये मानकर भी चल सकते हैं कि आगामी चुनाव पर वो रिफ्लेक्शन भी दिखाई देगा जिसके लिए शायद नामों का चयन होता है। क्योंकि अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीनों के उन इलाकों की बात कर लें जिसके लिए भेल प्रदेश की मांग लगातार आदिवासियों की तरफ से उठती आई है, वहां 85 से ज्यादा विधानसभा की सीटें आती हैं और 25 से ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं। क्या उस तरह भी इशारा राष्ट्रपति चुनाव के जरिए, क्योंकि इसके अलावा कई प्रदेश हैं, फिर चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, वहां भी रिजर्व सीटों की संख्या काफी ज्यादा है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजस्थान विधानसभा से जिस तरीके की तस्वीरें आई वो काफी सुखद नजर आई। दिल्ली से मेरी सहयोगी और न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, लगभग तय है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, लेकिन क्या इसके बीच में जो तस्वीरें बार बार कोई देखना चाहता है, क्या वो तस्वीरें उस तरीके की हो सकती हैं कि जिसमें द्रौपदी मुर्मू को उन तमाम विधायकों ने भी वोट कर दिया हो
जो या तो आदिवासी बहुल्य हैं, एसटी रिजर्व, एससी रिजर्व सीट से हैं और किसी और पार्टी की विचारधारा से वो संबंध रखते हैं। पार्टी से ऊपर क्या समाज में समाज को रखा होगा? आपको ऐसा लगता है पार्टी लाइन के साथ चले होंगे? क्योंकि ना तो विहिप लागू होता, ना किसी को वोट दिखाना होता है। लेकिन विजेंद्र, ये बात तय है कि जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है जी। टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, ये भी माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और ख़ास तौर पे झारखंड और वहाँ के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई है। जब 2:30 बजे तमाम जो दिग्गज नेता पार्लियामेंट से वोटिंग करने के बाद, लंच के बाद और पार्लियामेंट जब एडजर्न हो गई उसके बाद जब रवाना हो रहे थे, तो पार्टी के एक सबसे दिग्गज नेता जो कि पार्टी में वरिष्ठ रूप में मंत्री भी हैं, उन्होंने साफ कहा कि 61% वोट तो हम कंफर्म्ड हैं, जो हमारा परसेंटाइल है, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि जिस तरह का हमारी कैंडिडेट है, महिला भी हैं, आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, लोग अपनी पार्टी लाइन से उठकर जो है वोटिंग करेंगे। और दरअसल बात यह है, एक रोचक किस्सा ये भी है इसमें कि मिस्टर बैलेट करके टिकट कटती है। अब जब जैसे अगर पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में सभी की जो है वोटिंग है वो हो चुकी है। सबसे लास्ट में स्पीकर वोट करते हैं और स्पीकर के वोट करने से ठीक पहले राहुल गांधी भी विदेश यात्रा से लौटकर वोट करने पहुंचे थे, सोनिया गांधी। तो लगभग पार्लियामेंट में वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। केवल 2 सांसद ऐसे थे जो वोटिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए, तबियत नासाज के चलते। लेकिन बीजेपी जिस दिन नॉमिनेशन पे थी 51 वोट परसेंटेज पे थी, अब 61 तो वो मान ही रही है और पूरी तरीके से जो खबरें आई हैं उसमें क्रॉस वोटिंग के पूरे आसार भी दिखे और ये भी कंफर्म हो रहा है कि बहुत सारे राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है। अब होता क्या है कि शाम होते होते जो पूरा पेटी है, मतदान की पेटी, मिस्टर बैलेट बॉक्स कहा जाता है, उसकी एक नॉर्मल जो फ्लाइट आती है हर राज्य से, जो एक प्रॉपर नॉर्मल जो फ्लाइट होती है, उसमें टिकट बाकायदा कटता है। रिटर्निंग ऑफिसर उस मिस्टर बैलेट की एक अपनी सीट होती है, उस नाम से उनका बोर्डिंग पास तैयार होता है और वो शाम को रवाना होते हैं और देर रात तक वो सारे बैलेट जो है दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब क्रॉस वोट की बात है, देखिए बीजेपी के लिए करीबन 24 पार्टियां ऐसी थी जो बीजेपी के साथ थी, द्रौपदी मुर्मू के साथ थी, और 14 पार्टियां ऐसी थी जो विपक्ष के जो उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा उनके साथ थी। लगभग 3,62,000 ऐसे वोट हैं टोटल जो यशवंत सिन्हा के साथ हैं और उससे कहीं ज्यादा, लगभग डबल की मात्रा में वोट जो हिसाब लगाया गया है वो द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं। तो विजेंद्र, 5 बड़ी चीजें, ये रास्ता साफ नजर आ रहा है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उस शीर्ष स्तर पर पहुंचे, उस पद की उम्मीदवार जो बनी है वो चुनाव जीतेंगी। पहली बार जो कहा जाता है अभी तक के जितने भी राष्ट्रपति थे वो आज़ादी के जो तारीख थी 15 अगस्त 1947 उससे पहले की पैदाइश थे। ये पहली होंगी, इनको युवा माना जा रहा है कि ये पहली है जो आज़ादी के बाद पैदा हुई है। जैसे नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, उनकी पैदाइश तब की है। दूसरा, पार्षद से यहाँ तक का उन्होंने सफर तय किया है और यही सारी वजह है क्योंकि जब सरप्राइज, विजेंद्र, हम बात करते हैं कि क्या सरप्राइज एलिमेंट होगा, आपसे भी कई बार चर्चा हुई थी जब हम नाम खोजने की कोशिश में थे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संघ आजकल सरप्राइज एलिमेंट में बिलीव करता है, कौन होगा, कैसा होगा। तो देश के लिए ये मैसेज कि एक महिला है, युवा कैटेगरी में है इस पद के हिसाब से, पार्षद थी, पार्षद से यहाँ का सफर और सबसे पिछड़े वर्ग से आती है जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। दूसरा, आदिवासी है, उस वर्ग को साधना। तो देश में पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ये मैसेज गया और यही वजह है कि जेएमएम हुआ, शिवसेना हुई, वो पार्टियां जो विपक्ष के साथ खड़ी थी, चाहे वजह पर्दे के पीछे की कुछ भी हो, जिसको यशवंत सिन्हा लगातार कह रहे हैं कि पैसे का खेल हुआ है, तमाम चीजें हुई है, वजह कुछ भी हो, पर पर्दे के सामने की वजह कैंडिडेट बहुत बड़ा वजह है कैंडिडेट। जैसे कि एक एग्जाम्पल आया, तेलंगाना की एक विधायक है कांग्रेस की, उन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर उठ के वोट किया और उन्होंने बाहर आके बयान दिया, और वो खुद नक्सलाइट भी हैं, महिला भी हैं और आदिवासी भी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मन की बात सुन के वोटिंग करी।
लेकिन उसके इतर अब क्योंकि विपक्ष मान रहा है कि उस लड़ाई में ना हम जीत के पास थे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, कोशिश की। पर विजेंद्र, सवाल ये है कि ये एक्सरसाइज बीच बीच में होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि विपक्ष ऐसे चुनाव में, ऐसे समय एकजुट होता है। वो जीत पाए या ना पाए, लेकिन एकजुट होता है, बैठता है, बातचीत करता है, और उन सबका जो लक्ष्य होता है वो कॉमन होता है। लेकिन अभी भी विपक्ष की यही गलती है। अगर वो 2024 के लिए अगर हम पूछते हैं कि आप जो विपक्ष एकजुट हुआ उसका क्या फायदा हुआ, तो वो कहते हैं हम वॉक ओवर नहीं देना चाहते थे, हम विपक्ष की एकजुटता जनता के पास ले जाना चाहते थे। लेकिन अगर ये बात केवल 2024 से रिलेटेड है जी, तो सवाल फिर यही है कि विपक्ष चेहरा अभी तक भी नहीं दे पा रहा। अगर आज किसी को तीन चीजें हैं। पहली तो ये कि कमाल की बात है कि मिस्टर बैलेट के जरिए, मिस्टर बैलेट बॉक्स के जरिए मिसिज मुर्मू वो राष्ट्रपति बनेगी, मिस्टर बैलेट बॉक्स के जरिए मिसिज मुर्मू। दूसरा ये कि जिस विपक्ष को एकजुट करना था, उस विपक्ष से उद्धव निकल गए, एनसीपी के अंदर भीतरघात हो गई, बसपा कहां जाएगी पता नहीं, आम आदमी पार्टी दिखाई दिए नहीं साथ, इसके अलावा नवीन पटनायक अलग दिखाई दिए। तो जो एकजुटता का संदेश था वो भी इसमें धराशाही होता नजर आया। तीसरा, जो बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक, वो मुझे दिखाई दे रहा है 2023 और 24 के लिए। जैसे मैं सिर्फ 3 स्टेट की बात कर रहा हूं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। आदिवासी बेल्ट है, भील प्रदेश की मांग है, आदिवासियों की मांग, उसके जरिए 85 से ज्यादा विधानसभा की सीटें और 25 से ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, जो सिर्फ उस बेल्ट के लिए। बीजेपी ने उसको भी टारगेट कर दिया, और ऐसे ही झारखंड होगा, यूपी होगा, बिहार होगा, जहां टारगेट किया गया है इसके जरिए। अच्छा, जो अंत्योदय, एक शब्द बीजेपी इस्तेमाल करती है, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब अंतिम चरण पर खड़ा आदमी शीर्ष तक पहुंच जाए, वो भी करके दिखा दिया। आपको लगता है 2023-24 में सब एक्सरसाइज होंगी? देखिए, आज पहले दिन पार्लियामेंट थी और पहले दिन ही विपक्ष, देखिए पार्लियामेंट नहीं चल पाई, सर्वदलीय बैठक हुई, पार्लियामेंट नहीं चल पाई। कल से लगातार था कि हम एक जाजम पे रहेंगे, लेकिन जिस तरह की स्थिति है, अब उसको कैसे भी ले लिया जाए कि विपक्ष आक्रामक है, या ये ले लिया जाए कि विपक्ष इतना भी ताकतवर नहीं है। क्योंकि विपक्ष ने आज दही, पनीर, दूध पे जो ये जीएसटी की बात हुई, उसको वापस लेने की मांग करी, तमाम हंगामे हुए और सदन नहीं चल पाया। अब सवाल ये है कि विपक्ष जहां जहां एकजुट होने की कोशिश करता है, वहां पे वो बिखर जाता है। यहां तक कि जेएमएम, जहां पे कांग्रेस की सरकार है झारखंड में जेएमएम के साथ, वो जेएमएम साथ नहीं हो पाया। लक्ष्य ऐसा रख दिया कि वो इसलिए नहीं हो पाया कि अगर वो आदिवासी महिला को उस लक्ष्य तक, वो अंत्योदय के व्यक्ति को उस लक्ष्य तक पहुंचाने में अगर वो पार्टी साथ नहीं देगी, तो पार्टी स्टेट में किसको जवाबदेही देगी। तो फिर विजेंद्र, सवाल यही उठता है कि बीजेपी जो कह रही है, चाहे वो किसी भी तरह कर रही हो, अंत्योदय का व्यक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ पोस्ट पे आता है, कार्यकर्ता होते हैं, तो जो वो कहती है वो उस तरह से कर रही है। और विपक्ष क्योंकि एकजुट नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास चेहरा नहीं है। सवाल ये है कि अगर आज राजस्थान में आप और हम चर्चा करें कि क्या राजस्थान में भाजपा चुनाव जीतेगी, तो हम कैंडिडेट कौन होगा, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको और मेरे को एक कॉमन बात पता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा तो होगा ही होगा जी। तो जो विपक्ष जो एकजुट होना चाहता है, उसको नहीं पता कि चेहरा कौन होगा। वो चुनाव लड़ेंगे भी, जो भी अपनी सारी चीजें करेंगे, लेकिन विपक्ष के पास चेहरा क्या है, चाहे वो किसी भी राज्य के लिए हो, चाहे 2024 के लिए हो, चेहरा नहीं है। और जिस तरीके से, चाहे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स, यशवंत सिन्हा चाहे सच बोल रहे हो चाहे झूठ, लेकिन जिस तरह के आज बयान आए, प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया कि मॉनसून सत्र है, मौसम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि दस्तक दे चुकी है बारिश, बाहर इतनी गर्मी है, गर्मी कम नहीं हो रही, अंदर का माहौल क्या होगा ये देखना होगा। उन्होंने व्यंग किया। वहीं यशवंत सिन्हा का ये बयान आया कि पैसे, दल उसका उपयोग हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, और दिल्ली में आज उस बयान की निंदा हुई कि इतने सर्वश्रेष्ठ पोस्ट के लिए इस तरह का बयान आ रहा है। तो सवाल, और उसके बाद ऐसा कोई बयान नहीं आया। सवाल ये है कि विपक्ष को अभी अपनी एकजुटता पे, अपने स्ट्रैटेजी पे बहुत लंबा समय लग जाएगा काम करने। बिल्कुल अदिति, और इसके बाद यूपीए की नई डेफिनेशन आज की तारीख में हो सकती है अनसर्टेन पॉलिटिकल अलायंस, क्योंकि उसमें कुछ निर्धारित दिखाई नहीं दे रहा है। वापस मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, अगर राजस्थान की बात की जाए, द्रौपदी मुर्मू के जरिए एक
बड़ा चेहरा इस तरीके से बीजेपी ने सामने लाए जिसके जरिए आदिवासी वोट बैंक को, SC ST वोट बैंक को उसको अपने साथ लिया जा सके अंत्योदय की भावना के साथ। अब अगर राजस्थान की बात करें तो लगभग 32 विधायक ऐसे हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 9 विधायक हैं जो इससे आते हैं, 5 निर्दलीय, 17 कांग्रेस। आपको लगता है उन्होंने अपने समाज, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन रही हैं, वोट किसी को दिखाना नहीं है, विहिप लागू होना नहीं, आपको लग रहा है इनमें से मैक्सिमम ने क्रॉस वोटिंग की होगी या पार्टी लाइन के साथ चले होंगे समाज से इतर? देखिए, कुछ लोग थे जिन्होंने पार्टी से संपर्क किया, बीजेपी से संपर्क किया। अब उन लोगों के नाम उजागर नहीं हुए, लेकिन एक निर्दलीय विधायक का नाम सामने आया था जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं जी। ऐसे में बड़ी बात यह है कि उन लोगों में से क्रॉस वोट किसने किया है ये फिलहाल तय कर पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, इस तरीके से 3 प्रमुख नेताओं के बयान आए, उस बात से साफ जाहिर सा लगता है कि कुछ विधायकों ने शायद बीजेपी से इसको लेकर बातचीत उस दौरान की हो कि हम समर्थन में आ सकते हैं। लेकिन जिस वक्त द्रौपदी मुर्मू जयपुर आई हुई थी, उस दिन कुछ कांग्रेसियों के पास बने थे। पास बनने की बात ये किरोड़ी लाल मीणा के कैंप की ओर से कही गई थी कि कुछ कांग्रेसियों के पास बने हैं। तो आखिरकार वो पास क्यों बने, क्या किस तरीके की बात हुई या नहीं हुई, ये देखने वाली बात होगी। तो गुलाबचंद कटारिया को पूर्ण विश्वास है कि उनके पास कम से कम 10 वोट उन्हें मिलेंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के महेश जोशी से लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका कहना है कि ये विचार की लड़ाई है, पूरे देश भर में विचार की लड़ाई है। और कहीं वो 10 वोटों की बात कर रहे हैं, वो राज्यसभा में भी इस तरीके की बात किया करते थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में आप सभी ने देखा, और इसी तरीके की बात ये यहां पर कर रहे हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दलील दी गई है। लेकिन इन सब के परे विजेंद्र, महत्वपूर्ण बात यह है कि SC और ST 2 कम्युनिटी ऐसी है जिस कम्युनिटी को लेकर बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ पिछले चुनाव में, वरना सत्ता में आ जाती। तो ऐसे में खास तौर पर पूर्वी राजस्थान, तो पूर्वी राजस्थान की पूरी उस बेल्ट में फायदा लेना भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि बोलिए ऐश्वर्या, क्योंकि वाकई में पूर्वी राजस्थान में जहां से ERCP को होकर गुजरना है, वहां अभी बीजेपी का अगर वैसे कहें तो कोई विधायक है भी नहीं। एक विधायक थे, उन्होंने भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया, उनको निष्कासित कर दिया, कुछ बचा है नहीं वहां पे। विजेंद्र, मैं यही बात कहूंगा कि बीजेपी नहीं, बीजेपी से जुड़े संगठन, बीजेपी से जुड़ा विचार, ये इस कोशिश में था कि SC और ST, एक 2 अप्रैल की घटना याद आ रही होगी आपको कि 2 अप्रैल को किस तरीके से माहौल बना था, और वो जो माहौल बना, उस माहौल के बाद में रामनाथ कोविंद सामने थे। रामनाथ कोविंद SC तबके से आते थे, लेकिन अब की बार ST है। SC और ST के खिलाफ बताया जाता रहा, इस तरीके का प्रचार किया जाता रहा। SC और ST के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी या उनका विचार है, इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उस माहौल को खत्म करने की कोशिश यहां पर है। बीजेपी शुरू से दलील दे रही है। कुछ लोग हालांकि ये भी कहते हैं कि मुस्लिम के साथ SC ST को जोड़कर और एक पूरे उस तबके को अलग करने की एक कोशिश की जा रही है, इस तरीके के आरोप बीजेपी से जुड़े विचारक लगाते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें अलग है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो फैसला है, केंद्र का फैसला, ये दूसरे राज्यों के अलावा राजस्थान को भी 2023 में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, राजस्थान को भी फायदा देगा या नहीं। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति ST की महिला का होना और ST की महिला के होने के साथ कांग्रेस का यह दलील देना कि यहां पर विचार की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तो SC ST तबका कांग्रेस की उस दलील को मानेगा या फिर इस दलील को मानेगा, बीजेपी की या NDA की इस दलील को मानेगा कि इतने वर्षों के बाद किसी महिला को, और वो भी आदिवासी महिला को, और वो भी ऐसे क्षेत्र की महिला जिस क्षेत्र में कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी या राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। तो ये चीजें सियासी तौर पर कितने हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने किसको वोट किया है, कुछ जानकारी इसको लेकर?
हनुमान बेनीवाल की पार्टी की ओर से सुबह साफ तौर पर बयान आया था, द्रौपदी मुर्मू को लेकर बयान आया था, क्योंकि हनुमान भी ये चीज चाहते हैं, हनुमान अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी पार्टी को इसका सियासी तौर पर लाभ भी होगा जो ये फैसला लिया है। हनुमान बेनीवाल पहले भी कह चुके थे, उनके विधायकों ने बाहर आकर इस बात को साफ कर दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू के साथ में है। नारायण बेनीवाल ने, जो उनके भाई हैं, उन्होंने सुबह बातचीत की थी, ये बात अलग है। लेकिन विजेंद्र, मैं फिर यही बात बोलूंगा कि ये जो तबका है, और खास तौर पर अब क्योंकि एक बड़ी चुनौती वागड़ में और मेवाड़ में है, वो है बीटीपी को लेकर। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस स्ट्रांग है, मजबूत है, और वहां पर जो मीणा वोट बैंक है, एसटी में मीणा की मैं यहां बात करूंगा क्योंकि वहां है भी मीणा ही, एसटी में जो मीणा वोट बैंक है उसे कांग्रेस कहीं भी खोना नहीं चाहती। बीजेपी के पास लाल की कोशिश बीजेपी ने शायद की है। अदिति हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, यूपीए, जब यूपीए का गठन किया गया था तो बिग ब्रदर की भूमिका में कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, जिसका जिक्र मैं कर भी रहा था, कि यूपीए यानी कि अनसर्टेन पॉलिटिकल अलायंस, क्या आपको लगता है कि 2023 के बाद बिग ब्रदर की भूमिका में कोई और पार्टी होगी? और उसका इशारा इस चुनाव से मिल रहा है, कांग्रेस को भी मिल रहा है कि जो वो सोचती है कि बिग ब्रदर की भूमिका में है, ऐसा नहीं है, सब उसको इस वक्त स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। और ये सारी गलतियां जो हैं, अगर वो बिग ब्रदर अब नहीं है तो उसकी गलतियों के जिम्मेदार या तो खुद कांग्रेस है, और अगर इसको और स्पेसिफिक कहा जाए तो सोनिया गांधी कह सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जाहिर तौर पे उम्र की वजह से या XYZ किसी वजह से वो एक्सटेंसिव कैंपेन कभी भी पिछले जितने भी चुनाव आए नहीं कर पाई और उतनी एक्टिव नहीं रह पाई। तो जरूरत थी पार्टी को किसी एक ऐसे व्यक्ति की जो सड़कों पर उतरकर एक्सटेंसिव कैंपेन करे। एक बैकफायर ऐसे होता है कि जब देश में बहुत सारे मुद्दे आते हैं, चाहे किसान का आता है, तमाम चीजें आती है, राहुल गांधी 2 दिन के लिए जाते हैं, 3 दिन के लिए जाते हैं, और उसके बाद देश भर में वो आंदोलन चल रहा होता है, लेकिन पार्टी बैक सीट पे आ जाती है। फिर होता है कि राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर बुलाया जाता है। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी पार्टी के एक साधारण सांसद की तरह हैं, लेकिन उनके लिए सड़कों पर कांग्रेस उतरती है। खुद अशोक गहलोत इसकी रणनीति तैयार करते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने नेता के लिए तो सड़कों पे उतर गए, लेकिन देश में महंगाई हुई, देश में पेट्रोल, गैस, डॉलर, तमाम चीजों के दाम बढ़े, देश में किसान सड़कों पे 1.5 साल बैठा, आप इस तरीके से सड़कों पे नहीं आए। लेकिन इसके बाद जो आप बिग ब्रदर का सवाल कर रहे हैं विजेंद्र, बिग ब्रदर अगर वो अभी भी होते तो जो बाकी पार्टियां हैं जो खुलकर उनके समर्थन में नहीं आई कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, जो कांग्रेस मान रही थी, उसका समर्थन किसी पार्टी ने खुलकर नहीं किया जी। अब 21 तारीख को सोनिया गांधी को बुलाया है। सोनिया गांधी की तबीयत नासाज है, उसी की रणनीति भी तैयार हो रही है। लेकिन एक बार फिर देखते हैं कि हो सकता है राहुल गांधी के समर्थन में दूसरी पार्टियां नहीं उतरी, लेकिन सोनिया गांधी ने अहमद पटेल के साथ उन तमाम छोटी बड़ी पार्टी से अपना एक खुद का पर्सनल संबंध भी था, जिसकी वजह से वो एक बिग ब्रदर थी उस समय यूपीए में। अब ये देखते हैं कि अगर सोनिया गांधी को ईडी बुला रही है ऐसे समय जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या एक दिन बुलाती है, या क्या दूसरा बुलाती है, या क्या 5 दिन बाद फिर बुलाती है, कोई एक यूपीए की पार्टी समर्थन में उतरेगी। बिल्कुल अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐश्वर्य प्रधान, आपका भी शुक्रिया। और आज सावन